नमस्कार दोस्तों, नवचेतना माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत। हम हिंदी व्याकरण में स्वर संधि और व्यंजन संधि सीखी है और आज हम संधि का भाग 3 अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ही कम नियमों के माध्यम से हम विसर्ग संधि को समझेंगे, पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। तो देखिए, विसर्ग संधि को हम आसान तरीके से सीखते हैं। सबसे पहले तो यह है कि विसर्ग संधि क्या है, किसे कहते हैं विसर्ग संधि। तो हम बात करते हैं विसर्ग संधि की। तो देखिए, विसर्ग और विसर्ग के बाद यानी विसर्ग के साथ स्वर का मेल या विसर्ग के साथ व्यंजन का मेल विसर्ग संधि कहलाती है। अर्थात विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का जब मेल होता है, परिवर्तन होता है, तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे प्रातः और धन का निशान, उसके बाद काल। प्रातः, धन का निशान और काल। तो जो विसर्ग है उसके बाद जो कै है यह व्यंजन है। तो विसर्ग के बाद व्यंजन हो या फिर विसर्ग के बाद स्वर हो, विसर्ग के बाद व्यंजन हो या विसर्ग के बाद स्वर हो, तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को ही विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे एक उदाहरण और देखते हैं, स अपि। तो हम देख रहे हैं विसर्ग के बाद स्वर हो या व्यंजन हो। तो विसर्ग के बाद स्वर हो या व्यंजन हो तो उसे हम व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन कोई भी हो तो विसर्ग के साथ अगर व्यंजन का या स्वर का मेल होगा उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। तो इस विसर्ग संधि के उदाहरण के माध्यम से, नियमों के माध्यम से हम सीखेंगे। देखिए, विसर्ग संधि की बिल्कुल आसान से नियम है। हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि को बिल्कुल ही कम नियमों से, संक्षिप्त नियमों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से हम सीखेंगे विसर्ग संधि। परिभाषा आपको पता है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन हो वह विसर्ग संधि होगी। तो हम नियम संख्या 1 की तरफ देखते हैं तो हम जानेंगे जो विसर्ग है उससे पहले ए हो और उसके बाद ए हो। हमारा पहला ही नियम यह है कि अगर विसर्ग हो, विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद ए हो। अगर विसर्ग से पहले भी ए हो और विसर्ग के बाद भी ए हो तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर ऊ होगा। अगर विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद अगर ए हो तो विसर्ग का ऊ होगा और ए और ऊ ये दोनों गुण आदेश होकर के ओ बनेगा। और अगला जो ए है उसका हमारा अवग्रह चिन्ह होगा। इसे अवग्रह चिन्ह कहते हैं, अवग्रह चिन्ह, इसे अवग्रह चिन्ह कहते हैं। इसको हम उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे, देखेंगे। जैसे क धन अपि, कै धन का निशान और अपि। तो हम देख रहे हैं जो विसर्ग है, विसर्ग से पहले कै में ए और
विसर्ग के बाद ए, यानी विसर्ग है, विसर्ग से पहले कै में ए और विसर्ग के बाद ए, तो क्या होगा, विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद अगर ए हो तो विसर्ग के स्थान पर ऊ होगा। इस विसर्ग के स्थान पर हम ओ करेंगे और आगे है ए, और ए और ऊ ये दोनों मिलकर के होगा ओ, गुण आदेश होकर के। हमने गुण संधि सीखी, उसमें सीखा हमने ए और ऊ को मिलकर के ओ बनता है, तो यहाँ गुण संधि होकर के, गुण होकर के ए और ऊ होकर के ओ हो जाएगा, और अगला जो ए होगा उसका अवग्रह चिन्ह लगेगा। इस प्रकार ये कै और अपि जो संधि विच्छेद है इसको हम संधि करेंगे तो यह बनेगा कै में जो ए और ऊ ये दोनों मिलकर के होगा ओ, और अगला जो ए है इसका होगा अवग्रह चिन्ह, और इसके बाद होगी पी। तो कै धन का निशान और अपि, तो यह संधि होगी कॉपी। इसको हम पढ़ेंगे कै अपि, कै अपि। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे स धन अपि, स धन अपि। तो विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद ए, यानी विसर्ग से पहले भी ए और विसर्ग के बाद भी ए। तो हम पढ़ रहे हैं, अगर विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद अगर ए हो तो क्या करेंगे, हम विसर्ग का ओ करेंगे। ए और ऊ ये दोनों मिलकर के ओ बनेगा, और अगला जो ए होगा इसको हम करेंगे अवग्रह। तो देखते हैं, स में जो ए है, स में जो ए की मात्रा है, इसमें स में ए की मात्रा, ए और जो मात्रा है विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद ए, तो विसर्ग का हम करेंगे ऊ, और ए और ऊ, स में जो ए है यह ए, और विसर्ग का जो ऊ है ये दोनों मिलकर के यहाँ बनेगा ओ, और आगे हमारा जो ए है इसका होगा अवग्रह चिन्ह, और आगे बचा पी। तो स है और धन का निशान उसके बाद अपि, तो यह संधि होकर के बनेगी स्वपि। इसको हम पढ़ेंगे स अपि, स अपि। ये जो अवग्रह चिन्ह है यह बना ए का, तो यह हमारा पहला जो नियम है पूरा। इसके बाद हम दूसरे नियम को पढ़ेंगे, तो हम दूसरे नियम में ये पढ़ेंगे, देखते हैं दूसरे नियम में क्या होगा। बिल्कुल आसान सा नियम हमारा, बिल्कुल आसान सी संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग के स्थान पर ही परिवर्तन होता है। तो हम दूसरे नियम में पढ़ रहे हैं। हमने जो पहला नियम ये पढ़ा, विसर्ग से पहले ए हो विसर्ग के बाद ए हो, तो विसर्ग के स्थान पर ऊ होगा, और ये ऊ और ए मिलकर के बनेगा ओ, और अगला जो ये ए होगा यह बनेगा अवग्रह चिन्ह। हम दूसरा नियम ये पढ़ेंगे, विसर्ग है और विसर्ग से पहले अगर ए हो और विसर्ग के बाद, अगर विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद प्रथम वर्ण हो, प्रथम वर्ण, पहला वर्ण या दूसरा वर्ण। अगर विसर्ग हो और विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद सवर नहीं हो, यानी विसर्ग के बाद प्रथम वर्ण या दूसरा वर्ण हो किसी वर्ग का, अगर विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद अगर किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो या दूसरा वर्ण हो, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होगा। विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद ए नहीं हो, पहला वर्ण हो या दूसरा वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे पाया धन पान, तो पाया है धन पान, विसर्ग है और विसर्ग से पहले पाया में जो ए है और उसके बाद ए के बाद, यानी विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद पै प्रथम वर्ण है, तो विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसकी संधि होगी पाया है पान। ऐसी कैसी होगी, यानी विसर्ग से पहले अगर ए हो
और विसर्ग के बाद अगर प्रथम वर्ण हो या फिर दूसरा वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे। विसर्ग के स्थान पर हम कोई परिवर्तन न करके वैसे की वैसे लिख देंगे। जैसे हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे प्रातः है और उसके बाद काल। तो ये जो विसर्ग है, विसर्ग से पहले तय में जो ए है और उसके बाद विसर्ग है, और विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद में क है, वो प्रथम वर्ण या दूसरा वर्ण। क है प्रथम वर्ण है, यानी क वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो हम विसर्ग के स्थान पर कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, उसकी संधि हम वैसे की वैसी लिखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह हमारा दूसरा नियम है। यानी विसर्ग से पहले अगर ए हो और विसर्ग के बाद अगर प्रथम वर्ण या दूसरा वर्ण हो, पहला वर्ण या दूसरा वर्ण हो, तो विसर्ग में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यह अपना दूसरा नियम है, बिल्कुल आसान सा। अब हम तीसरे नियम को पढ़ेंगे, देखते हैं तीसरे नियम में क्या होता है। तीसरा नियम हम पढ़ेंगे, अगर विसर्ग हो, विसर्ग से पहले, अगर विसर्ग हो, विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद अगर प्रथम और दूसरा वर्ण होगा तो विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रथम वर्ण दूसरा वर्ण होगा, पहला वर्ण दूसरा वर्ण होगा तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। अगर तीसरा वर्ण हो या फिर चौथा वर्ण हो, अगर विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या हो, अगर विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग के बाद अगर तीसरा वर्ण हो या फिर चौथा वर्ण, किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर होगा ओ। अगर विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग के बाद प्रथम वर्ण हो, दूसरा वर्ण हो, पहला वर्ण हो, द्वितीय वर्ण हो, दूसरा वर्ण होगा, पहला और दूसरा वर्ण होगा, तो विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हमारा दूसरा नियम कह रहा है। तीसरे नियम में हम ये पढ़ रहे हैं कि विसर्ग से पहले अगर ए हो और विसर्ग के बाद अगर तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ होगा, कुछ नहीं करेंगे। और विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे, वर्ण हो। तो अगर विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद अगर तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर हम क्या करेंगे, विसर्ग के हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ होगा, यह बन जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, माना है हर, माना है हर। तो विसर्ग से पहले न में ए, विसर्ग से पहले न में ए और विसर्ग के बाद चतुर्थ वर्ण, इसमें तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, यह भी है, रे भी है, ल भी है और वह भी है। और विसर्ग के बाद अगर तीसरा वर्ण चौथा वर्ण हो या ये रे ल वह हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ होगा। तो विसर्ग के स्थान पर हम करेंगे ओ, आगे होगा हर। तो यह वर्ण सम्मेलन होकर के बनेगा मनोहर, मनोहर। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे यश है और उसके बाद दा। तो विसर्ग से पहले ए, विसर्ग से पहले ए, विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा वर्ण या फिर चौथा वर्ण। तो अगर विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग के बाद अगर तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर हम करेंगे ओ। तो इसका होगा यशो दा। यह अपना बिल्कुल आसान सा तीसरा नियम है। हम चौथे नियम को पढ़ेंगे। चौथे नियम में क्या होगा, ये तो बात है विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग से पहले ए हो। अगर विसर्ग से पहले ए नहीं हो, अगर विसर्ग से पहले ए नहीं हो तो क्या हो, अगर विसर्ग से पहले ए के अलावा अगर ई हो या ऊ हो, अगर विसर्ग से पहले ए या आ न हो, अगर विसर्ग से पहले ई हो या ऊ हो तो फिर विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, हम ये पढ़ेंगे अभी चौथे नियम में। हम चौथे नियम में बिल्कुल आसान से सीखेंगे। विसर्ग के स्थान पर ही होगा, विसर्ग संधि की बात कर रहे हैं तो विसर्ग के स्थान पर ही होगा। हमें यही पढ़ना है कि विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होता है। तो हम पढ़ेंगे विसर्ग के स्थान पर हम चौथे नियम में कि अगर ये हमारा चौथा नियम है,
अगर यह विसर्ग है, विसर्ग से पहले हम पढ़ रहे थे 1, 2 और 3 नियम में विसर्ग से पहले ए हो, अगर विसर्ग से पहले ई हो या विसर्ग से पहले ऊ हो और उसके बाद अगर विसर्ग से पहले ई हो या फिर विसर्ग से पहले ऊ हो, तो विसर्ग के बाद अगर किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण या दूसरा वर्ण हो, अगर किसी वर्ग का प्रथम वर्ण या द्वितीय वर्ण यानी दूसरा वर्ण, अगर विसर्ग से पहले ए आ के अलावा ई ऊ हो या फिर उसके बाद विसर्ग के बाद धन के निशान के बाद प्रथम वर्ण हो या दूसरा वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? विसर्ग के स्थान पर श और श होगा। विसर्ग के स्थान पर श और श होगा, यानी स होगा। विसर्ग के स्थान पर इन तीन में से तीनों जो स है इनमें से होगा। अब पहला स, दूसरा स, तीसरा स, जो पहला स, दूसरा स, तीसरा स ये है, ये क्रम से होंगे। ऐसे नहीं है कि तीनों स एक साथ हम कर दें। अगर क या ख हो, अगर विसर्ग के बाद अगर विसर्ग है और इससे पहले अगर ई या ऊ हो और उसके बाद अगर क या फिर ख हो, तो विसर्ग के स्थान पर यह जो षटकोण वाला स हम बोलते हैं मूर्धन्य स होता है, मूर्धा से बोला जाता है, यह मूर्धन्य जो स होता है यह लिखा जाएगा। अगर विसर्ग के बाद त या फिर थ हो, तो यह जो दंतेश स है यह लिखा जाएगा। अगर विसर्ग के बाद अगर ये जो विसर्ग है और उसके बाद ये जो विसर्ग है और उसके बाद अगर च या छ हो, अगर विसर्ग के बाद च या छ यानी पहला वर्ण च दूसरा वर्ण छ हो, तो विसर्ग के स्थान पर जो ये स है प्रथम वाला यह लिखा जाएगा। तो विसर्ग के स्थान पर श और श होगा। हम यह पढ़ रहे हैं कि अगर विसर्ग से पहले ई हो या ऊ हो, अगर विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि वर्ण का प्रथम वर्ण या द्वितीय वर्ण दूसरा वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर हम करेंगे पहला स, दूसरा स और तीसरा स। हम पढ़ रहे हैं कि पहले स को हम कहाँ लिखेंगे? यह जो स है इसको कहाँ लिखेंगे? यह जो स है इसको कहाँ लिखेंगे? तो हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, पढ़ते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण लिखते हैं, जैसे दु विसर्ग धन और उसके बाद कर। दु है, दु विसर्ग और उसके बाद कर। तो हमने यह पढ़ा कि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, अगर विसर्ग से पहले ई या ऊ हो उसके बाद किसी वर्ण का प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर हम क्या करेंगे? स करेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि विसर्ग के बाद क या ख हो, तो हम करेंगे विसर्ग के बाद अगर क या ख हो तो जो मूर्धन्य स होता है षटकोण वाला स, इसको हम करेंगे। यहाँ यह कर दिया हमने स, ये जो हलंत है इस प्रकार से कर दिया। इसके बाद यह बचा दु और आगे बचा कर, तो इसको हम वर्ण सम्मेलन करेंगे। दु है और उसके बाद कर, तो यह हमारी संधि होगी दुष्कार। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे नी और विसर्ग और उसके बाद चल, नी धन का निशान और उसके बाद चल। तो हमने पढ़ा कि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ण का प्रथम वर्ण हो या द्वितीय वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर स होगा। हम ये पढ़ रहे हैं। मुझे आशा है आपको पूर्ण रूप से यह समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, विसर्ग से पहले ई या ऊ है, न में जो ई है और उसके बाद ये विसर्ग है। हमारी शर्त यहाँ पूरी हो रही है कि विसर्ग से पहले अगर ई या ऊ हो उसके बाद प्रथम वर्ण, ये जो च है वह प्रथम वर्ण है च वर्ग का, तो विसर्ग के स्थान पर हम क्या करेंगे? स करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं च या छ हो तो प्रथम स होगा, तो इसकी संधि क्या होगी? नी, और विसर्ग के बाद च या छ है और न में जो ई है ए नहीं है, तो इसकी होगी विसर्ग के स्थान पर हम स करेंगे और उसके बाद होगा चल। बिल्कुल आसान सा नियम। हमारा जो चौथा नियम है ये कह रहा है अगर विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और उसके बाद अगर प्रथम वर्ण हो या द्वितीय वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर हम करेंगे स।
हमारे इसी चौथे नियम में हम एक और पढ़ रहे हैं, अगर पहले हो ई या ऊ और उसके बाद हो विसर्ग ई ऊ, यानी विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और उसके बाद अगर ये जो श है, प्रथम श, इसको हम प्रथम श, द्वितीय श या तृतीय श, इसको हम अलग अलग बोल सकते हैं, बोलते भी हैं। अगर विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और उसके बाद श ये तीनों हो तो विसर्ग में हम तीसरा स भी, दूसरा स भी या प्रथम स कर सकते हैं या उसको वैसे ही रख सकते हैं। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, हम स वाला दू विसर्ग और उसके बाद साहस, दू साहस। अगर यहाँ तीसरा स है तो विसर्ग को हम तीसरा स ही बना सकते हैं। अगर यहाँ पर प्रथम स है तो विसर्ग के स्थान पर हम प्रथम स कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे ही हम रख सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे इसकी दो है और धन का निशान साहस, इसकी हम दो प्रकार से संधि बना सकते हैं। जैसे इसको हम ऐसे ही रख सकते हैं, दो विसर्ग के बाद अगर स हो तो इसके बाद हम तीसरा स रख देंगे, तीसरा स होगा तो तीसरा स, अगर मूर्धन्य स होगा तो मूर्धन्य स, मतलब यानी दूसरा स होगा तो दूसरा स और प्रथम स होगा तो प्रथम स। तीसरे स के बाद तीसरा जो स है उससे पहले जो विसर्ग है तो विसर्ग को हम तीसरा स बना देंगे और आगे है साहस। इसी संधि को हम इस प्रकार से ही रख सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, हम ऐसा का ऐसा ही रख सकते हैं, दो साहस, ये दोनों सही है। अगर विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, उसके बाद अगर प्रथम वर्ण हो, द्वितीय वर्ण हो तो विसर्ग का हम स बनाएंगे। और यही नियम यह है कि अगर विसर्ग हो, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और उसके बाद अगर स हो तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे या फिर जो स है उसी स को हम लिख देंगे। यह अपना चौथा नियम पूर्ण है। उसके बाद हम अगला नियम पढ़ेंगे, नियम संख्या 5। बिल्कुल आसान से नियम है, बिल्कुल सरल तरीके से बताए गए हैं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको याद भी होंगे, समझ में भी आ रहे होंगे। तो देखिए हमारा अगला नियम, नियम संख्या हम 5 पढ़ेंगे। ये जो विसर्ग है, विसर्ग से पहले ई हो या ऊ हो, ये जो विसर्ग है विसर्ग से पहले ई या ऊ हो उसके बाद हम प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण को तो पढ़ रहे हैं। अगर विसर्ग से बाद में, अगर विसर्ग के बाद प्रथम वर्ण नहीं हो, तीसरा वर्ण हो या फिर चौथा वर्ण हो। अगर विसर्ग से पहले अगर ई या ऊ हो और उसके बाद अगर प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण हो तो विसर्ग का स होगा। हम यह पढ़ रहे हैं कि विसर्ग से पहले क्या हो, ई या ऊ हो। अगर विसर्ग से पहले अगर ई या ऊ हो और उसके बाद अगर विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण हो, किसी भी वर्ग का वर्ण, तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर र होगा, विसर्ग के स्थान पर र बन जाएगा। बिल्कुल आसान सा नियम है। अगर विसर्ग से पहले क्या हो, जैसे उदाहरण के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, नी और उसके बाद बल, यानी विसर्ग से पहले ई या ऊ हो। बिल्कुल आसान सा नियम है, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और उसके बाद अगर तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो। हम पढ़ रहे थे विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, विसर्ग के बाद अगर पहला वर्ण हो या दूसरा वर्ण हो। हम नियम संख्या 4 में पढ़ रहे थे कि विसर्ग का स होगा। हम यह पढ़ रहे हैं अगर पहला वर्ण हो, दूसरा वर्ण हो तो स हो जाएगा, पर तीसरा वर्ण हो अगर चौथा वर्ण होगा तो क्या होगा, अगर तीसरा वर्ण अगर चौथा वर्ण होगा तो विसर्ग का र होगा। भाई होगा क्या, जैसे नी, विसर्ग का र बना देंगे तो इसका होगा नी र, आगे बल। इसको हम शुद्ध तरीके से लिखेंगे, नी बै के ऊपर र और ल, निर्बल। इसी प्रकार हम दूसरे उदाहरण को देखते हैं, जैसे दू विसर्ग और उस धन का निशान और गुण, दो धन का निशान और गुण। तो बिल्कुल आसान सा नियम हमने सीखा है कि ई ऊ पहले हो, अगर विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और उसके बाद अगर तीसरा वर्ण हो या फिर चौथा वर्ण हो तो विसर्ग का क्या होगा, र होगा। बिल्कुल आसान सा नियम है। तो इसका संधि होकर के क्या बनेगा, दुर्गुण।
यह बिल्कुल आसान सा नियम है। विसर्ग से पहले अगर ई ऊ हो और विसर्ग के बाद अगर तीसरा चौथा वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर रह होगा। अगर विसर्ग से पहले ई ऊ हो, अगर पहला या दूसरा वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर स होगा। एक नियम और देखते हैं इसी विसर्ग संधि का, बिल्कुल आसान सा छोटा छोटा नियम है अपना। देखते हैं छठा नियम हम यहीं पर देख लेते हैं। जैसे 6 नंबर नियम हमारा ये है कि अगर विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, अगर ये जो विसर्ग है विसर्ग से पहले क्या हो, ई या ऊ हो। अगर विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और उसके बाद अगर रह हो तो क्या होगा। अगर विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद अगर रह हो तो विसर्ग का लोप होगा। क्या होगा, विसर्ग जो विसर्ग है ये इसका विसर्ग का क्या होगा, लोप, यानी विसर्ग चला जाएगा। विसर्ग चला जाएगा पर होगा क्या, विसर्ग का तो लोप हो जाएगा। जो मात्रा जो छोटी है ना, जो मात्रा छोटी है वह बड़ी हो जाएगी, जो मात्रा लघु है वह बड़ी हो जाएगी, अर्थात मात्रा बड़ी होगी। हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे नी ये विसर्ग और उसके बाद रोक, तो विसर्ग से पहले ई या ऊ है और विसर्ग के बाद में रह है तो हम विसर्ग को लोप करेंगे, ये जो मात्रा है इसको बड़ी करेंगे। बिल्कुल आसान सा नियम, यह होगा निरोक। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे नी ये विसर्ग और उसके बाद रब, तो विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, विसर्ग के बाद में रह हो तो विसर्ग को करेंगे हम लोप और उसके बाद जो मात्रा छोटी है, जो मात्रा ह्रस्व है उसको हम करेंगे दीर्घ, तो यह होगा निरोग। इस प्रकार हमने विसर्ग संधि को सीखा है। विसर्ग के बाद क्या हो, स्वर या व्यंजन हो तो विसर्ग का क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होता है तो वह विसर्ग संधि कहलाती है। तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।